एक लैंडमार्क जजमेंट में आज गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के केस में सेशन कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए तमाम 38 आरोपी जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी और 11 आरोपी जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी उसे बरकरार रखा है। और ये माना है कि सेशन कोर्ट का फैसला जो था वो सही लॉ पॉइंट्स पे लिया गया था। और आपको बता दें कि इस फैसले का जो आधार था वो था, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया था और उसका सबसे बड़ा आधार बिंदु था इसकी इन्वेस्टिगेशन। और वो अपने आप में एक लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी थी क्योंकि उन दिनों में पूरे देश में कई शहरों में ब्लास्ट हो रहे थे और ये केस जो था वो उन अनसॉल्व्ड केसेस के लिए भी एक फोकल पॉइंट बना। उस केस की इन्वेस्टिगेशन को उस वक्त लीड कर रहे थे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अभय चुड़ासमा साहब, जो अब रिटायर हो चुके हैं एडीजी के पद से। हम थोड़ा सा उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है उन दिनों में उस केस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी उसको देखते हुए जिस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया, हमने देखा शायद ब्लास्ट होने के 20 दिन के भीतर भीतर पूरा केस जो है वो क्रैक कर लिया गया था। तो हम जानना ये चाहते हैं कि 20 जगहों पे एक साथ शहर में ब्लास्ट होना, करीब 1.5-2 घंटे के अंतराल में पूरे शहर में आपने देखा होगा धमाकों से गूंज उठा था अहमदाबाद। तो पहली प्रायोरिटी तो रेस्क्यू और रिलीफ की थी, लेकिन हमने देखा कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई थी जो उस वक्त जानने को मिला। पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि कितना कॉम्प्लेक्स था ये केस। निर्णय भाई, 26 जुलाई 2008 को हम लोग ऑफिस में ही थे और एक खबर आई कि नारोल सर्कल के पास एक ब्लास्ट हुआ है साइकिल पे। तो हम लोगों ने इमीडिएटली वहाँ पे रश किया। तो नारोल सर्कल के दोनों साइड पे, एक हनुमान जी मंदिर के पास और एक दूसरी साइड पे, दोनों जगह साइकिल पे ब्लास्ट हुए थे। तो जगह हमने कवर की और थोड़ा ध्यान से देखा सारी चीज़ें। तो इसमें हमें थोड़ा सीरियस मालूम पड़ा कि ये कोई मामूली सा ब्लास्ट या कोई ऐसी मिसचिप नहीं है। उसके बाद फौरन हमने क्राइम ब्रांच की जो टीमें थी उसको लगा दिया कि सस्पेक्ट को जितने भी है इस मामले में पुराने, वो सबको एक बार पूछताछ के लिए बुला लिया जाए। और साथ साथ में वहीं हम जगह का निरीक्षण वगैरह कर रहे थे, उसी टाइम दूसरी जगह से भी ब्लास्ट का खबर आने लगे। और थोड़ी देर में इतनी अफरा तफरी मच गई थी वहाँ पे कि मोबाइल नेटवर्क भी ऑलमोस्ट जाम हो गया था और हमारा पुलिस का वायरलेस नेटवर्क भी सब जगह से एक साथ मैसेज आने की वजह से जाम हो गया था। एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर भी हम लोगों ने जहाँ हो सका वहाँ टीमें भेज के फटाफट इसके एविडेंस कलेक्ट करवाए, क्योंकि वो बहुत क्रूशल होते हैं। और खास करके इसमें उस दिन बारिश भी हो रही थी और जिस दिन ये ब्लास्ट हुए और उस दिन हम सारी साइट बार बार जा रहे थे, मगर जब हम लोग सिविल पहुंचे तो वहाँ का जो दृश्य था और वहाँ की जो स्थिति थी वो सही में दिल दहला देने वाली थी। क्योंकि वहाँ एक साथ 36 लोगों की डेथ हुई थी ट्रॉमा सेंटर के बाहर। वहाँ उन लोगों ने गाड़ी में 4 बम के साथ 4 गैस सिलेंडर भी लगाए थे, जिसकी वजह से ब्लास्ट की इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोगों के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं चिछड़े उड़ गए थे। और उसी टाइम वहाँ बारिश हुई थी तो जो पानी बह रहा था उसमें भी खून जा रहा था, जैसे बोलते हैं खून की नदियाँ, इस टाइप का। तो ये बड़ी ही गंभीर घटना थी। तो इसलिए हम लोगों ने एक बार सारी चीज़ें कंप्लीट फॉर्मेलिटी करके फिर हमने सीधा इसमें अपना ध्यान केंद्रित किया इन्वेस्टिगेशन पे और फटाफट हम लोगों ने टीमें बनाने शुरू की। जो एक्सपर्ट इसमें अधिकारी थे उनको टीम में मदद में लिए और हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो क्या इनिशियल स्टेज पे ये आइडिया लग चुका था कि ये आईएम का ही प्लान होगा, इंडियन मुजाहिदीन का ही प्लान होगा? नहीं, वो तो उन लोगों ने मेल भेजा था पहले ब्लास्ट से ठीक 5 मिनट पहले कि रोक सको तो रोक लो, और उसमें उन लोगों ने अपना लिखा था इंडियन मुजाहिदीन। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा आया कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संगठन इन्वॉल्व है। तो ये हमने देखा और उस टाइम पे तो 5 मिनट में कुछ रोकना मुश्किल भी था और ये मेल सही था नहीं था वो भी पता नहीं था, बराबर जी। हाँ, तो ये पहली बार ये हमारे सामने आया कि इस टाइम का कोई संगठन है जी।
तो क्योंकि इस तरह के हर बार ब्लास्ट से पहले मेल्स तो आते हैं और आपने जैसे बताया कि उस वक्त उसको वेरीफाई कर पाना भी कोई बहुत जल्दबाजी वाला कदम होता, लेकिन पहले सुराग कैसे मिले, मतलब क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हाँ, बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अलग अलग एरियाज में अलग अलग चीजें नजर आ रही थी। पुराने एक्सपीरियंस और कुछ अनुभवी अधिकारियों के साथ मिलके डिसाइड किया कि इस मामले में, ऐसे मामले में जो पहले भी ऐसे कुछ बनाव बने, ब्लास्ट नहीं हो तो दूसरी कोई एक्टिविटी हो, इसमें जितने सस्पेक्ट हो उनको पहले हमने राउंड अप किया और उन लोगों से हमने पूछताछ की कि ये काम किसका है। तो इसमें से हमें एक छोटा सा सुराग मिला कि ये काम करने के लिए बाहर से लोग आए थे और यहाँ से उन लोगों ने कुछ लोगों का सहयोग मांगा था, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत दिया, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत नहीं दिया। तो इससे हमें कुछ प्राइमरी सस्पेक्ट के नाम मिले। इसके बारे में सरकार भी बड़ी चिंतित थी और बार बार हमारी मीटिंग भी इसमें सरकार लेवल पे होती थी और वहाँ भी हमें काफ़ी गंभीरता से बताया जाता था कि ये डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत जगह हुए और ये गुजरात में भी अब हुआ है। और साइमल्टेनियसली सूरत में भी वो बॉम्ब प्लांट किए हाँ। गए थे उसी वक्त। फिर जब ये ब्लास्ट हो गए तो बाद में सूरत में जो ब्लास्ट हुए इन लोगों ने प्लान किए थे, वो उन लोगों की बैटरी की गड़बड़ी की वजह से ब्लास्ट नहीं हुए और ऐसे बिना बिना ब्लास्ट हुए रह गए। मगर वहाँ भी काफ़ी बड़ा आयोजन था इन लोगों का। मीनवाइल ये इन्वेस्टिगेशन के चलते एक सोर्स का फ़ोन आया कि सर ये जो गाड़ियाँ, वैगनआर गाड़ियाँ है दोनों, वो दोनों लाल कलर की और वाइट कलर की गाड़ी है, ऐसी दो गाड़ियाँ मैंने एक साथ भरूच के घर के पास खड़ी हुई देखी है। अच्छा, ब्लास्ट से पहले? हाँ, ब्लास्ट से पहले देखी थी। तो आप एक बार चेक करवा लो। तो हम रात को ही टीम लेके गए वहाँ पे और वहाँ जाके हमने वो घर देखा। वो घर बंद था, वहाँ जो किराएदार रहता था वो चला गया था खाली करके। फिर हमने मकान मालिक को बुलवा के घर खुलवाया तो उसमें से हमें सेलो टेप, कटे हुए वायर के टुकड़े और कुछ केमिकल मिले और कुछ केमिकल मिले। उससे हमें पता लगा कि ये यहाँ पे भी बम इन लोगों ने बनाए हैं। अच्छा, वो पहला मेजर लीड था। हाँ, पहला मेजर लीड था। फिर हमने मकान मालिक से ज़्यादा पूछताछ की तो उसने हमको एक नंबर भी दिया कि शायद एक बार किसी ने कांटेक्ट किया था, ये शायद उसी का नंबर हो सकता है। फिर हमने वो नंबर को चेक किया तो उस लिंक में 5 नंबर निकले। फिर हमको पता लगा कि ये जो लोग आए थे वो ये 5 नंबर में आपस में ही बात करते थे। अच्छा। और ये जो लोकल कॉन्टेक्ट थे वो उनको खाली पीसीओ से कांटेक्ट कर सकते थे, मोबाइल से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। और ये जो सारे मोबाइल है वो पूना वगैरह से फर्जी सिम कार्ड से, फर्जी आइडेंटिटी से उन लोगों ने परचेज किए थे। इसलिए डायरेक्ट उनका कोई सुराग मिला ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। मगर बड़ा से बड़ा क्रिमिनल कोई ना कोई गलती तो कर ही जाता है। तो इससे हाँ, कभी क्या होता है कि एसटीडी पीसीओ गए और वहाँ से फ़ोन नहीं लग रहा हो, कुछ जल्दबाजी हो तो लगता है कि 15 मिनट 15 सेकंड का एक कॉल कर लो, क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो 15 सेकंड का कॉल से हमें काफ़ी लिंक मिल जाती है। अच्छा, किसी एक लीड उनके सोर्स ने 15 सेकंड के लिए खाली कॉल किया था मोबाइल से। हाँ, और एक आदमी ने यूपी में कॉल किया था, जो नंबर बाद में बटला हाउस से रिलेटेड निकला। हाँ, क्योंकि ये भी काफी चर्चा में आया कि इस केस के साथ दूसरे जो केसेस थे उनकी लिंक भी जुड़ी हुई थी, तो वो कैसे सॉल्व हुए, बिकॉज वो सारे के सारे तब तक अनसॉल्व। नहीं, बटला हाउस का केस तो हमारे अहमदाबाद सीरियल क्लस्टर के बाद में हुआ। नहीं, वो बाद में हुआ, लेकिन जो पहले ब्लास्ट हुए थे हाँ, अलग अलग जगहों पे, वो फिर जैसे जैसे लोग पकड़े गए उस हिसाब से उनके इंट्रोगेशन से पता लगा कि ये भी हम लोगों ने किया, ये भी हम लोगों ने किया, वो भी हम लोगों ने किया। तो जितने भी ये इंडियन मुजाहिदीन ने किए थे वो सारे ब्लास्ट की एक के बाद एक कड़ियाँ हमको मिल गई। और इस ब्लास्ट का जो था प्लानिंग किस तरह से किया हुआ था क्या, बिकॉज उसमें हमने देखा काफी सारे चौंकाने वाले तथ्य थे जो निकल के आए सामने। हाँ, इन लोगों ने बात का प्लानिंग ऐसे किया कि वो हर जगह पे वो नए लड़के ले जाते थे। पहले इनको आइडेंटिफाई करते थे कि ये थोड़े मेंटली इसमें आ जाए, इस टाइप के लड़के। जी। तो
उन लोगों ने ऐसे तैयार किया। उसके बाद में वो लड़कों को लेके आते थे, और वो लड़के जो है वो कुछ जानते नहीं थे, उनको जगह दिखा देते थे और वो ये लोग वहाँ पे बम प्लांट कर देते थे। तो ये अलग अलग साथ में जो कनेक्टेड थे, इंटरकनेक्टेड, वो सारा एक ही उसमें से निकल करके आया। हाँ, मतलब इसमें क्या था कि अब्दुल तौकीर, सफदर नागौरी जैसे दो पुराने सिमी वाले लोग थे। फिर ये रियाज भटकल और उसका भाई जो है वो इंडियन मुजाहिदीन वाले लोग थे। तो ये दो मॉड्यूल मिलके जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे इन लोगों ने अपने हिसाब से काम किया। और कुछ लड़के कर्नाटका से थे, कुछ केरला से थे, यूपी आजमगढ़ के ज़्यादा लड़के थे जो दिल्ली में रह के पढ़ रहे थे, एमपी के थे, कर्नाटका के थे, और कुछ लोग गुजरात के भी थे। फिर एक के बाद एक कड़ियाँ खुलती गई और सबके नाम आते गए और सबको हिरासत में लेते गए, और इस तरीके से ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो चला। और हम देख रहे हैं कि उसके बाद से इंडियन मुजाहिदीन का कोई जो है एग्जिस्टेंस कहीं किसी तौर पे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में ज़्यादातर एक्यूज जो है इंडियन मुजाहिद के मेन लोग हैं, वो सारे पकड़े गए थे। उसके बाद में भी ये केस का चार्जशीट हुआ, उसके बाद में यासीन भटकल वगैरह भी पकड़े गए। तो जो मेजर एक्यूज थे वो सारे पकड़े गए और इंडियन मुजाहिदीन के लगभग मेन चेहरे पकड़े गए। तो उनको लोकल सपोर्ट भी ऑलमोस्ट नील हो गया कि कहीं से कोई लोकल सपोर्ट देने को भी तैयार नहीं था। तो उनका लगभग मेरे हिसाब से एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। कोई ब्लास्ट भी नहीं हुआ उसके बाद। हाँ, उसके बाद ये सबसे बड़ी हाँ उपलब्धि है actually। बिल्कुल, 2008 से लेके आज तक इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, और इवन जो दूसरे मेजर ब्लास्ट होते थे वो भी कभी कहीं नहीं हुए। और ऐसे में अब जब आप देखते हैं 4 साल पहले सेशन कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इसमें, जो आज हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दिया, तो 18 साल बाद मतलब क्या सेटिस्फाइड फील करते हैं एज एन आईओ के ये सुपरवाइजरी ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन के एक एग्जाम्पलरी जो है सिस्टम सेटअप हुआ? नहीं, इस केस में मुझे सेटिस्फेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस केस में एक तो कन्विक्शन सेशंस कोर्ट ने किया, बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसको कंफर्म रखा, और शुरू से जो इन्वेस्टिगेशन हमने जब शुरू किया तब ऑल ओवर इंडिया से सारी पुलिस जो मेन एजेंसी है प्लस सेंट्रल की एजेंसी है, वो सारी एजेंसियाँ यहाँ पर एक्यूज की पूछताछ करने आई, और हमने सबको सब कुछ पूछताछ करने के लिए अलाउ किया था क्योंकि हमारे पास छुपाने जैसा कुछ था ही नहीं, जो था वो क्लियर ही था। और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और इंटरस्टेट पुलिसिंग का इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने देखा नहीं है। और दूसरी जो हमारी टीम ने मेहनत की, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 26 जुलाई को घर से खाना खा के आए थे, फिर 24 नवंबर को घर पे खाना खाया। अच्छा, लगातार हाँ, लगातार ज़्यादातर टीमें ऑफिस में ही रहती थी, बारी बारी घर जाके फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ, छोटे छोटे बारीक बारीक कड़ियाँ जोड़ के हमने इन्वेस्टिगेशन को इतना प्रॉपर किया कि जिसका आज ये नतीजा मिला है हमें।